दोस्तों, मैं आज अपने वीडियो में एक ऐसी फ़िल्म के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसने 90s के दशक में हंगामा मचा दिया था। बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हुई थी ये फ़िल्म और इस फ़िल्म के साथ बहुत सारी विवादें जुड़ी हुई। तो इस फ़िल्म का नाम है खलनायक। जी हाँ दोस्तों, खलनायक जो संजय दत्त स्टारर फ़िल्म थी। लेकिन क्या सुभाष घई की पहली पसंद थे संजय दत्त? या वो किसी और को कास्ट करना चाहते? कैसे ये बनी ये फ़िल्म और कैसे ये ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी और कैसे इसके साथ विवादें जुड़ी और किस तरह से ये फ़िल्म बनते-बनते रुक गई थी? आज के वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ। बात करते हैं थोड़े से शुरुआत से। 1989 में नाना पाटेकर की बहुत सारी फ़िल्में आई थी उस तब तक। अंकुश, परिंदा, जिसमें नाना पाटेकर ने नकारात्मक भूमिका निभाई थी, यानी कि खलनायक की भूमिका निभाई थी। शायद ये फ़िल्म सुभाष घई को इतनी अच्छी लगी थी, इसलिए सुभाष घई जो उनकी फ़िल्म 1989 में राम लखन हिट हुई थी और उसके बाद सौदागर हिट हुई थी 1991 में। तो ये दोनों ब्लॉकबस्टर हिट फ़िल्म के बाद सुभाष घई ने एक आर्ट फ़िल्म बनाने का निर्णय लिया, जिसका नाम था द नेगेटिव। लेकिन कहानी हम थोड़ा और पहले से शुरू करते हैं। सुभाष घई के एक मित्र हुआ करते थे, अशोक अमृतराज, जो हॉलीवुड में बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। उन्होंने सैकड़ों फ़िल्में प्रोड्यूस की थी और सुभाष घई उनके बहुत करीबी मित्र थे और सुभाष घई को उन्होंने हॉलीवुड में आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि आप हॉलीवुड के लिए फ़िल्म क्यों नहीं बनाते? सुभाष घई ने भी अशोक अमृतराज की सलाह को मान लिया और उन्होंने प्लान किया कि अब वो हॉलीवुड के लिए फ़िल्म बनाएँगे। वो लॉस एंजेलिस गए। अशोक अमृतराज सुभाष घई को लॉस एंजेलिस में जितनी भी पार्टियां होती थी, फिल्मी पार्टियां होती थी या जो फिल्मी लोग थे उनसे जब भी वो मिलते थे तो सुभाष घई को ये कहकर मिलाया करते थे कि ये भारत के स्टीवन स्पीलबर्ग हैं। और सुभाष घई ने वहाँ एक कहानी डेवलप की थी और जिसका नाम था द नेगेटिव, और वो एडी मर्फी को लेकर के और उमर शरीफ को लेकर के ये फिल्म बनाना चाह रहे। और एडी मर्फी और उमर शरीफ दोनों राजी भी हो गए थे, उनको कॉन्सेप्ट भी पसंद आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि इस स्टोरी को और डेवलप करो। सुभाष घई हॉलीवुड के एक राइटर के साथ स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। उस राइटर से वो सुबह 6:30 बजे जा करके जिम में मिलते थे और वहां पे स्टोरी पर बात करते थे। धीरे धीरे सुभाष घई को समझ आने लगा कि हॉलीवुड में जो काम करने का तरीका है वो सुभाष घई के काम करने का तरीका नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड में यानी कि हिंदी सिनेमा में जो लोग काम करते हैं, निर्देशक जो होता है वो वन मैन आर्मी की तरह वन मैन शो होता है और वो सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है और वही सारा चीज़ हैंडल करता है, वही कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन वहाँ पर हॉलीवुड में सबके अपने अपने डिपार्टमेंट बंधे हुए हैं और वो अपने डिपार्टमेंट में बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। वहाँ का काम करने का तरीका अलग है। तो ऐसे में 1 महीने के बाद सुभाष घई को लगा कि ये जगह मेरे लायक नहीं है, तो वो वापस इंडिया पहुँच गए और उन्होंने फिर यहाँ पर उसी स्टोरी पर काम करना शुरू किया और उस स्टोरी को काफ़ी कुछ भारतीय सिनेमा के मुताबिक ढालने की कोशिश की और इसमें उनकी मदद की उनके पुराने जो लेखक थे, जो बॉलीवुड के बहुत ही बेहतरीन लेखक रहे हैं। उन्होंने काफ़ी सारी हिट फिल्में दी हैं और उनका नाम है कमलेश पांडे। अब स्टोरी जब तैयार हो गई तो सुभाष घई ने इस फिल्म को आर्ट फिल्म बनाने की कोशिश की। तो उन्होंने यही मन बनाया कि नाना पाटेकर के साथ एक कम बजट की आर्ट फिल्म बनाई जाए। जब इस फिल्म की कहानी लिखी जा रही थी और जो मेन प्रोटैगनिस्ट था यानी कि बल्लू बलराम, उस कैरेक्टर को जब लिखते समय कमलेश पांडे और सुभाष घई के दिमाग में यही था कि जो मदर इंडिया में सुनील दत्त ने कैरेक्टर प्ले किया था, उससे इंस्पायर होकर के जो विद्रोही तेवर का था, जो एग्रेसिव था, तो जो एंग्री यंग मैन था, वो कैरेक्टर को इन लोगों ने पर्दे पे उतारने की कोशिश की थी खलनायक के जरिए। अब इस फिल्म के लिए नाना पाटेकर को सुभाष घई ने अप्रोच किया, लेकिन बात नहीं जमी। जब नाना पाटेकर से बात नहीं बनी तो अनिल कपूर ने कहा कि मैं ये रोल करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं अपने बाल भी मुंडवा लूंगा, लेकिन सुभाष घई माने नहीं। तो ध्यान में आया कि जब बिरजू का कैरेक्टर सुनील दत्त ने किया था तो संजय दत्त जो है वो क्यों ना बल्लू का कैरेक्टर करे, और इसी बात को लेकर के संजय दत्त पर सुभाष घई की नज़रें टिक गई। लेकिन सुभाष घई के साथ में विधाता फिल्म में संजय दत्त ने काम किया था और उस वक्त उनके जो व्यवहार थे और सेट पर संजू बाबा का अनप्रोफेशनल तरीके से शायद सुभाष घई नाराज़ थे, इसलिए वो उनको कास्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन
फिर भी जब संजय दत्त से उनकी मुलाकात हुई तब तक उनकी और भी कई सारी फ़िल्में आ चुकी थी, नाम आ चुकी थी। तो अब संजू बिल्कुल बदल चुके थे, बीच में उनका काफ़ी गैप भी हो गया था फ़िल्मों में और संजू बाबा ने कहा कि मैं वैसे ही काम करूँगा जैसा आप चाहते हैं। अब सुभाष घई के सामने में एक चैलेंज था कि बाकी कास्टिंग कैसे की जाए, अब नायक कौन करेगा? इसके लिए जैकी श्रॉफ को फाइनल किया गया चूँकि राम लखन में उन्होंने एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया था और एक्चुअली वो भी किरदार राम का था और उसका ही एक विस्तार रूप था इस कैरेक्टर में। तो जैकी श्रॉफ को फाइनल कर लिया गया। अब सुभाष घई के सामने में तीसरा कैरेक्टर था गंगा का, जो इस फ़िल्म की हीरोइन थी, उसके लिए किसे फाइनल किया जाए। तो बात आई कि इस कैरेक्टर के लिए उर्मिला मातोंडकर को साइन किया जाए, क्योंकि उनकी कुछ फ़िल्में आ चुकी थी, नरसिम्हा वगैरह। लेकिन अनुपम खेर ने कहा कि नहीं, तुम्हें माधुरी दीक्षित से बात करनी चाहिए, तुम्हें पेशेवर तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि माधुरी दीक्षित के साथ उनके पहले राम लखन के दरमियान कुछ मतलब बातें हो गई हो। लेकिन सुभाष घई ने कहा कि देखो यार, वो काफ़ी बड़ी स्टार बन गई है, अब वो पता नहीं करेगी कि नहीं। लेकिन अनुपम खेर ने कहा कि आप बात करके देखो और सुभाष घई ने माधुरी दीक्षित के सामने में खलनायक की कहानी रखी और माधुरी दीक्षित ने तुरंत हाँ कर दी। अब जब शूटिंग शुरू हुई और कुछ शेड्यूल उन्होंने कंप्लीट की और इसी बीच 1993 में बॉम्बे बम ब्लास्ट हुआ और उसके बाद संजू बाबा को गिरफ्तार करने की बात हुई। संजू बाबा उस वक्त आतिश फिल्म की शूटिंग के लिए मॉरिशस गए हुए थे। जैसे ही वो मॉरिशस से लौटे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब शूटिंग रुक गई, लेकिन जैसे ही संजू बाबा की जमानत हुई, तुरंत इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की गई। अब इस फिल्म के साथ ये विवाद जुड़ गया था। इसको लेकर अखबारों में काफी नकारात्मक खबरें चलाई गई, लेकिन साथ ही एक और विवाद जुड़ा था इस फिल्म के गाने को लेकर, जिसने काफी हंगामा खड़ा किया था और ये गाना था चोली के पीछे क्या है। हालांकि इस गाने की बनने की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। हुआ ये कि एक दिन सुभाष घई के ऑफिस में रमेश तौरानी, जो टिप्स कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने एक केक भेजा, बड़ा सा केक। उस पे लिखा था कि सौदागर सौदाकर, जो उनकी फिल्म का गाना था, उसी को लिख करके उन्होंने भेजा। अब सुभाष घई ने उनको थैंक यू बोलने के लिए फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि आपकी जो फिल्म बन रही है खलनायक, उसके म्यूजिक राइट्स हमें आप बेचें। चूंकि इससे पहले सुभाष घई की जितनी भी फिल्में थी वो HMV जो कंपनी थी उसको वो बेचा करती। तो सुभाष घई ने कहा कि ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने फिर भी जो एक व्यवहार होता है बिजनेस का, उसके तहत HMV से बात की कि खलनायक के लिए हमें पैसे बढ़ा करके दिए जाए। लेकिन HMV ने कहा कि नहीं, जो पिछली फिल्म का जो म्यूजिक राइट्स जितना में बिका था उतने ही पैसे हम देंगे। ऐसे में सुभाष घई को मौका मिल गया। उन्होंने 4 गुना ज़्यादा रेट रमेश तौरानी को म्यूजिक राइट्स के लिए कहा। रमेश तौरानी ने तुरंत हाँ कर दी। अब ये बात उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी साहब को कही, जो उनकी म्यूजिक टीम के हिस्सा थे, कि भाई इतने ज़्यादा पैसे मिले हैं, अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब कुछ अच्छा गाना देना होगा, कुछ अलग गाना देना होगा। इसी बीच सुभाष घई लोकेशन देखने के लिए माउंट आबू गए। वहाँ पर एक पान की दुकान में गाड़ी उनकी खड़ी हुई और उनका ड्राइवर सिगरेट लाने के लिए गया। इतने में सुभाष घई ने अपने कार के शीशे को जैसे ही नीचे किया, उनके कानों में एक धुन सुनाई दी और वो धुन था चोली के पीछे क्या है। उन्होंने बाहर झांक कर देखा तो एक राजस्थानी लड़का हाथों में एक तारा लेकर के इसकी ट्यून बजा रहा था। उन्होंने उस लड़के को बुला करके 10 रुपए दिए। ऐसे में उनका जो ड्राइवर था, उन्होंने कहा क्या आपके पास छुट्टे नहीं थे, आप तो 1 रुपया भी दे सकते थे। उन्होंने कहा कि इस पैसे के बदले मुझे क्या मिला है, तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सुभाष घई कहते हैं कि संगीत के इतिहास में ये सबसे सस्ता सौदा था, क्योंकि इस गाने के 1 करोड़ कैसेट पहले सप्ताह ही बिक गए थे। अब आप इससे इसकी कमाई का अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, अब सुभाष घई वापस मुंबई पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले माधुरी दीक्षित को ये धुन सुनाई। उनके घर गए और उन्होंने कहा कि तुम वो टेबल पे ठेका देना होता है तो ठेका दो। तो वो उन्होंने वो ठेका दिया और इन्होंने ये धुन वहाँ पर गाना शुरू किया। माधुरी दीक्षित को भी ये गाना बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस बीच जो साउंड आ रही थी वो कुक 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 कुक
इस तरह की साउंड आ रही थी, जो इस म्यूज़िक का हुक लाइन मतलब कह सकते हैं, हुक पीस था। फिर उन्होंने बाद में मुलाकात की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से और उन्होंने ये धुन सुनाई और कहा कि एक साउंड माधुरी दीक्षित ने दिया है। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस पर वो कुकू कुकू करके गाया। तब ये प्यारा सा ट्यून लोगों को मिला और ये गाना फिर किस तरह से हिट हुआ आप सब लोग बेहतर जानते हैं। जो 90s के लोग हैं वो जानते हैं कि ये लोगों के सिर पर किस तरह से चढ़कर बोल रहा था ये गाना। हर शादियों में, हर फंक्शन में, पिकनिक पर ये गाना बजाया जाता था। तो अब गाने को लिखने की बात आई, यानी कि गीत की बात आई, तो उन्होंने आनंद बख्शी साहब को ये रिदम सुनाया, ये धुन सुनाई और साथ में सुभाष घई ने ये भी कहा कि इस पर मुझे एक ऐसा लोकगीत चाहिए जैसे शादियों में बूढ़ी औरतें नौजवान लड़कियों को छेड़ती हैं, उन्हें थोड़ा-सा टीज़ करती हैं कि इस तरह से थोड़ी सी गाली-वाली दी जाती है शादियों में। आप लोग जो गाँव से बिलॉन्ग करते हो जानते हैं गाँव की शादी किस तरह की होती है। तो ये कहा कि इस तरह का मुझे चाहिए। आनंद बख्शी साहब के ऊपर में ये ज़िम्मेदारी आ गई। आनंद बख्शी साहब ने इस गाने को लिखा और उन्होंने सुभाष घई को फ़ोन किया। कहा कि पेन और कागज़ लेकर के बैठें। सुभाष घई पेन और कागज़ लेकर बैठ जाते हैं। आनंद बख्शी साहब दूसरी तरफ उन्होंने गाने का पहला लाइन सुनाया, चोली के पीछे क्या है, चोली के नीचे क्या है। इतना सुनते ही सुभाष घई हंसने लगे और सुभाष घई ने कहा, बख्शी साहब आप मुझे मुसीबत में डाल देंगे, रहने दीजिए, गाना नहीं बनाते हैं। लेकिन आनंद बख्शी साहब ने कहा कि आगे की लाइन तो सुनिए और उन्होंने आगे की लाइन सुनाया, चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी मेरे यार को। तो इस तरह से उन्होंने चालाकी भरा शब्द इस्तेमाल करके गाने को वल्गर होने से बचाने की कोशिश की। लेकिन गाना जिस तरह से मार्केट में आया उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ। कई सारे लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, इस पर रोक लगाने की मांग की। लेकिन ऐसे में सुभाष घई ने मतलब बाला साहब ठाकरे साहब के लिए एक स्क्रीनिंग रखी और उनको ये फिल्म दिखाई। वो ये फिल्म पूरी फिल्म देखने के बाद उनका नज़रिया बिल्कुल बदल गया कि ऐसी फिल्म तो सबको देखनी चाहिए जो आतंकवाद से जुड़ी हुई है। तो उसके बाद लोगों ने पॉजिटिव लेना शुरू किया और फिल्म को देखना शुरू किया और फिर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा थिएटर पर। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। जिस लॉस एंजलिस को ठोकर मार करके सुभाष घई हिंदुस्तान पहुंचे थे और हिंदुस्तान से वो फिल्म बना करके लॉस एंजलिस में लगाए, उस लॉस एंजलिस में इस फिल्म को देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि पुलिस को लाठी डंडे चलाने पड़े। तो ये थी कामयाबी खलनायक की। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में किसी नए फिल्म की बातों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।